क्या आपकी और मेरी वोट की ताकत बराबर होनी चाहिए? आपका जवाब होगा हाँ। डेमोक्रेसी का यही तो मतलब है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जहां पॉपुलेशन ज्यादा हो वहां रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा होनी चाहिए। अप्रैल 2026 में एक ऐसा बिल आया जिसने ये सवाल पूरे देश के सामने रख दिया। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट्स हैं। अगर ये बिल पास होता तो 138 सीट्स होती। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट्स हैं। अगर ये बिल पास होता तो 50 सीट्स होती। पर रुकिए, तमिलनाडु की सीट्स तो बढ़ी 39 टू 50 सीट्स। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है सीट्स तो बढ़ जाती लेकिन पार्लियामेंट में तमिलनाडु की आवाज पहले से कम हो जाती। और दूसरी तरफ यूपी, बिहार, राजस्थान, इन स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता। और इस बिल में सिर्फ यही नहीं था, इस बिल में था महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। इसके अंदर था लोकसभा की 850 सीट्स तक बढ़ाने का प्रोविजन। इसके अंदर था आजाद भारत का सबसे बड़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म। फिर भी ये बिल पास नहीं हो पाया। 298 वोट्स वर्सेस 230 वोट्स। 12 साल में ये पहला मौका था जब मोदी सरकार का एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका। तो सवाल ये है, इस बिल में आखिर था क्या? विरोध क्यों हुआ? और अगर ये रिफॉर्म इतना जरूरी था तो फिर क्यों हो गया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ गौड़। आज हम बात करेंगे आजाद भारत के सबसे बड़े इलेक्टोरल बैटल की। 16 और 17 अप्रैल 2026 को बजट सेशन के बाद पार्लियामेंट का स्पेशल सिटिंग बुलाया गया। गवर्नमेंट ने 3 बिल्स एक साथ इंट्रोड्यूस किए। पहला कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2026 131st अमेंडमेंट, दूसरा डिलिमिटेशन बिल 2026 और तीसरा यूनियन टेरिटोरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। ये तीनों बिल्स एक पैकेज के रूप में थे। इनका ओवरऑल एम था इंडिया के इलेक्टोरल मैप को अपडेट करना, लोकसभा की सीट्स को लगभग 543 से 850 तक बढ़ाना, डिलिमिटेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाना और 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी वुमेन्स रिजर्वेशन लॉ को 2029 के इलेक्शन से इंप्लीमेंट करना। 17 अप्रैल को वोटिंग हुई। रिजल्ट आया 298 वोट्स इन फेवर एंड 230 अगेंस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, यानी लगभग 352 वोट्स, लेकिन सिर्फ 298 वोट्स आए और बिल पास नहीं हो सका। और साथ ही बाकी दोनों बिल्स, डिलिमिटेशन बिल और यूनियन टेरिटोरीज लॉज अमेंडमेंट बिल भी विड्रॉ कर लिए गए, क्योंकि ये तीनों बिल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। डिलिमिटेशन या परिसीमन का सिंपल मतलब है लोकसभा और विधानसभा की बाउंड्रीज को दोबारा तय करना ताकि रिप्रेजेंटेशन बैलेंस्ड रहे। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 और 170 क्लियरली कहते हैं हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होना चाहिए और आजादी के बाद ये हुआ 1952, 1963 और 1973 में। लेकिन फिर 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने 42nd अमेंडमेंट के जरिए इस प्रोसेस पर रोक लगा दी, क्योंकि तब तक साउथ इंडियन स्टेट्स तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका ने एजुकेशन और हेल्थ केयर में इन्वेस्ट किया था। फैमिली प्लानिंग सक्सेसफुली इंप्लीमेंट की थी। उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो हो गई थी। वहीं यूपी, बिहार, एमपी में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी। अगर तब डिलिमिटेशन होता तो जिस स्टेट्स की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती उसे ज्यादा सीट्स मिलती, मतलब साउथ इंडिया को पॉपुलेशन कंट्रोल का नुकसान उठाना पड़ता और ये क्लियरली अनफेयर था। फिर 2001 में अटल वाजपेयी सरकार ने 84th अमेंडमेंट के जरिए इस फ्रीज या रोक को 2026 तक एक्सटेंड कर दिया। अब 2026 आ गया, फ्रीज हटना था, डिलिमिटेशन होना था, तो गवर्नमेंट ने सोचा अगर करना ही है तो सीधा बड़ा रिफॉर्म क्यों ना करें। सितंबर 2023 में पार्लियामेंट में एक हिस्टोरिक बिल पास हुआ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी लोकसभा और विधानसभा में 33% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने बिल का पूर्ण समर्थन किया, लेकिन बिल में एक छोटा सा कैच था, एक कंडीशन थी। ये रिजर्वेशन तभी लगेगी जब
डिलिमिटेशन होगा, और डिलिमिटेशन भी तब होगा जब 2026 के बाद वाला सेंसस कंप्लीट होगा, मतलब शायद वर्ष 2034 के बाद, यानी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के लगभग 11 साल के बाद। और अब 2026 में सरकार आई एक शॉर्टकट लेकर। सरकार ने कहा हम 2011 वाले सेंसस यूज करके पहले डिलिमिटेशन करते हैं, सीट्स बढ़ाते हैं 850 तक, और ईयर 2029 के इलेक्शन से ही वुमेन्स रिजर्वेशन लागू कर देते हैं। और इसी वजह से आया 131st अमेंडमेंट बिल। लेकिन यहाँ ऑपोजिशन ने एक सिंपल सवाल पूछा, रिजर्वेशन को डिलिमिटेशन से लिंक क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस ने लिख दिया, वुमेन्स रिजर्वेशन एग्जिस्टिंग 543 सीट्स में भी इंप्लीमेंट हो सकता है, इसके लिए 850 सीट्स की जरूरत ही क्या है? और यही सवाल इस पूरे डिबेट का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। सीट्स बढ़ी पर ताकत घटी। अभी लोकसभा में 543 सीट्स हैं। बिल प्रपोज कर रहा था मैक्सिमम 850 सीट्स तक, लेकिन ये नई सीट्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती? ये सीट्स पॉपुलेशन के मुताबिक बांटी जाती और इसका आधार होता 2011 का सेंसस। अगर ये बिल पास होता तो अकेले यूपी और बिहार मिलाकर 200 सीट्स क्रॉस कर जाती। यहाँ मुद्दा सिर्फ सीट्स की गिनती का नहीं, उनके वजन का है। तमिलनाडु की सीट्स 39 से बढ़कर लगभग 50 तक पहुंचती, लेकिन 850 सीट्स की नई पार्लियामेंट में उसका शेयर 7% से गिरकर करीब 6% हो जाता। मतलब सीट्स बढ़ती लेकिन आवाज कंपैरेटिवली कम हो जाती। साउथ इंडिया इकोनॉमिक टर्म्स में काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है और पर पर्सन टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन भी रिलेटिवली ज्यादा होता है। उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया और सवाल उठता है क्या इससे उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी? तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टैलिन ने प्रोटेस्ट करते हुए बिल की कॉपी जला दी और बोला कि ये साउथ इंडिया के लिए अनफेयर है। वहीं एलओपी राहुल गांधी ने इसे फेडरल स्ट्रक्चर पर सवाल बताया, लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में इसका जवाब दिया और बोला कि किसी स्टेट को कोई नुकसान नहीं होगा। साउथ इंडिया की सीट्स बढ़ेंगी और उनका रिप्रेजेंटेशन मेंटेन रहेगा। उन्होंने ये भी कहा 1 घंटे के लिए हाउस को एडजर्न कर दीजिए, हम बिल में ये गारंटी लिखित में ऐड करते हैं। गवर्नमेंट का कोर लॉजिक ये था कि डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के हिसाब से होना चाहिए, जहां लोग ज्यादा वहां आवाज भी ज्यादा। तो फिर अमित शाह इतने क्लियर थे तो ऑपोजिशन ने मना क्यों नहीं किया? क्योंकि वर्बल प्रॉमिस और रिटन लॉ में फर्क होता है। बिल का टेक्स्ट साफ कह रहा था डिलिमिटेशन प्योरली पॉपुलेशन बेसिस पर होगी और डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर्स को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऑपोजिशन का कहना था अगर रूल पॉपुलेशन बेसिस पर होगा तो साउथ इंडियन स्टेट्स को बैलेंस कैसे करेंगे? ऑपोजिशन लीडर्स एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर एमपी शशि थरूर तक का कहना था कि वुमेन्स रिजर्वेशन इस डिबेट में एक पॉलिटिकल शील्ड बन गया है। लॉजिक ये था कि सरकार दरअसल डिलिमिटेशन करना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि साउथ इंडियन स्टेट्स स्ट्रांगली अपोज करेंगे, तो रिजर्वेशन को सामने रख दिया। कैलकुलेशन सिंपल थी, अगर ऑपोजिशन बिल रिजेक्ट करेगी तो सरकार बोलेगी कि ये लोग एंटी वुमेन हैं। अगर ऑपोजिशन सपोर्ट करता तो डिलिमिटेशन ऑटोमेटिकली पास हो जाता। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वुमेन्स रिजर्वेशन एग्जिस्टिंग 543 सीट्स पर भी इंप्लीमेंट हो सकता था। उसके लिए 850 सीट्स की जरूरत नहीं थी। डीएमके पार्टी ने तो एक काउंटर बिल तक दे दिया, हम 33% वुमेन्स कोटा एग्जिस्टिंग 543 सीट्स में ही इंप्लीमेंट करने को तैयार है डिलिमिटेशन के बिना। लेकिन गवर्नमेंट का भी तर्क था, अगर एग्जिस्टिंग 543 सीट्स में से 33% महिलाओं को दे दें तो एग्जिस्टिंग मेल एमपीज की सीट्स जाएंगी, पॉलिटिकल केओस होगा। इसलिए पहले सीट्स बढ़ाओ,
फिर नई सीट्स महिलाओं को दे दो। दोस्तों, दोनों पक्ष अपनी जगह वैलिड हैं। मेरा काम सिर्फ आपके सामने पूरी तस्वीर रखना था, ताकि आप खुद तय कर सकें कि देश के लिए सही रास्ता क्या है। अब फैसला आपका है, क्योंकि आखिरकार जनता ही जनार्दन है। दोस्तों, इंडिया के लिए रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमें एक हाइब्रिड मॉडल चाहिए। सीट्स सिर्फ पॉपुलेशन पे नहीं, बल्कि इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन और डेवलपमेंट पे भी मिलनी चाहिए, और साथ साथ राज्यसभा को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तभी हर स्टेट को, चाहे नॉर्थ हो या साउथ, अपनी मेहनत का हिस्सा मिलेगा। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आज भी सिर्फ 13 से 14% है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं है। आज भी पंचायत चुनावों में महिलाओं के नाम से चुनाव होते हैं, पर वो सिर्फ कागज पर होते हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस होती ही नहीं। और फिर उसके बाद हमें पब्लिक में ग्राम प्रधान पति या सरपंच पति जैसे शब्द अक्सर सुनने को मिलते हैं, जिसमें कि उन महिलाओं के पति या अन्य घर वाले पुरुष सारा का सारा काम देखते हैं। असली रिजर्वेशन वही है जो सिर्फ सीट्स ना बढ़ाए, बल्कि महिलाओं की आवाज को भी बढ़ाए। तो दोस्तों, ये था कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2026 सिंपल शब्दों में। एक बिल जो देश की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लेकर आया था, और 50 साल पुराने फ्रीज का सॉल्यूशन भी, लेकिन साथ ही एक बड़ा नॉर्थ साउथ पॉलिटिकल टेंशन भी लाया, और बिल पास नहीं हो पाया। इसलिए दोस्तों, अब जरूरत है सही अप्रोच की। 2026-27 में देश की लेटेस्ट पॉपुलेशन का प्रॉपर डेटा तैयार हो, सभी पार्टीज के बीच एक कॉमन एग्रीमेंट बने, और सभी स्टेट्स को साथ लेकर डिसीजन लिया जाए। तभी एक ऐसा डिलिमिटेशन होगा जो देश को जोड़ेगा, तोड़ेगा नहीं। अगर आपको यह वीडियो सही लगी तो काइंडली शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल सौरभ गौड़ को सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ आप सभी से। आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।